नमस्कार, मैं हूं गिरजा राव और आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक संपन्न। मुख्यमंत्री ने जिले में विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को किया लाभान्वित। पारिवारिक विवाद में ली जान, सीएएफ जवान ने बरसाई गोलियां। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा प्रवास पर पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह भी कोरबा पहुंचे। मुख्यमंत्री व अन्य नेताओं का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उन्होंने अपने नेताओं के प्रति उत्साह प्रकट किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा प्रवास के दौरान जिला कार्यालय परिसर में लगे विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की योजनाओं से अनेक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री साय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्टॉल में पीएम जन मन आवास योजना के तहत तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम कुरुडी के परदेशी राम यादव और ग्राम भैसमा के राम बंधु को आवास की चाबी एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया। वहीं रेशम विभाग के स्टॉल में कोरबा निवासी शत्रुघ्न केवट को कोसा उत्पादन हेतु 3,27,000 रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव उपस्थित रहे। बैठक के दौरान आदिवासी क्षेत्रों के विकास और कल्याण हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री साय ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने संबंधी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचलों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्रियों एवं जिला पंचायत अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं और सुझाव रखे, जिन्हें प्राथमिकता से पूरा करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया। आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ के अंदर 3 विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। एक तो जसपुर सरगुजा उत्तर विकास प्राधिकरण, एक बस्तर विकास प्राधिकरण और एक मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। और पुनर्गठन के बाद आज पहला बैठक यहाँ ऊर्जा नगरी कोरबा में आयोजित हुआ था, जिसमें हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसद संतोष पांडे जी और प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायकगण, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण और उनके जो सदस्य होते हैं वो, और हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव और सभी प्रमुख सचिव और सचिवगण सभी उपस्थित थे। एक तरह से पूरी सरकार यहाँ पर थी और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। हमारे जितने भी मंत्रीगण, विधायकगण हैं और जिला पंचायत के अध्यक्षगण हैं, उन्होंने प्राधिकरण को लेकर बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और उनको नोट भी किए हैं। और विशेषकर प्राधिकरण विकास के काम तो होते रहते हैं, कमी की पूर्ति का भी है और आदिवासियों की संस्कृति की संरक्षण का भी ये प्राधिकरण का गठन हुआ है और उसमें बड़ी अच्छा चर्चा हुई है। और आज चूंकि ऊर्जा नगरी में ये बैठक आयोजन था
और श्री लखनलाल जी देवांगन जो हमारे प्रदेश के उद्योग वाणिज्य मंत्री भी हैं, श्रम मंत्री भी हैं, उनकी मांग थी कि यहाँ पर बालक क्रीड़ा परिसर और बालिका क्रीड़ा परिसर उसका निर्माण हो, तो दोनों के लिए 10-10 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। उसी तरह से पीवीटीजी जो प्रधानमंत्री के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनके लिए आवासीय विद्यालय यहाँ पर स्थापना हो, उसके लिए 5 करोड़ की घोषणा किए हैं। सोनालिया चौराहा के पास एक पुल की आवश्यकता है, उसके लिए 9 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। और बुका और सतरंगा बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर विकास हो सकता है, तो वन विभाग को आदेशित किए हैं 2 महीना में पूरा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और उसकी भी स्वीकृति देंगे। उसी तरह से एक्वा पार्क का भी प्रस्ताव है 37 करोड़ का, और इसकी भी स्वीकृति हुई है और इसमें पर्यटन के हिसाब से भी बढ़ावा दिया जाएगा और मत्स्य पालन को भी वहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। और हमारे प्रदेश में 2015 के पहले के 115 सिंचाई परियोजना छोटी बड़ी मिलाकर, मध्यम मिलाकर अधूरी थी, जिसके कारण से किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा था, तो उसके लिए 2800 करोड़ की स्वीकृति दिए हैं और ये सबके पूरा होने से 76,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। तो इस तरह से आज का ये मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। प्रेस क्लब के तिलक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक धर्मलाल कौशिक ने जीएसटी 2.0 के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर संजू देवी राजपूत, निवर्तमान जिलाध्यक्ष राजीव सिंह एवं पूर्व महापौर जोगेश लांभा भी उपस्थित रहे। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक राष्ट्र एक टैक्स की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुए जीएसटी के बाद अब अगली पीढ़ी के सुधार जीएसटी 2.0 से भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। परेशान होते हैं, व्यवसायी परेशान होते हैं, जनता परेशान होते हैं और परेशानी के कारण से उस समय एक बड़ा निर्णय था, क्योंकि सर्वसम्मति बनाना और सर्वसम्मति बना करके जीएसटी लागू करना 1/4 केंद्र को दिया गया है। यदि किसी बात पर यदि वोटिंग हो जाए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 विकसित भारत, और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हमको लग रहा है कि विकसित भारत, हम विकासशील से विकसित भारत में पहुंच जाएंगे। इसको लेकर के समय समय पर अभी आप लोगों ने देखा है कि इसके पहले आयकर को लेकर के जो एक निर्णय हुआ, जिसमें 12 लाख तक के कोई टैक्स बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जीएसटी को लेकर के जो सुधार का जो प्रस्ताव आया, और इसके पहले आपको मालूम है कि इस देश में जीएसटी लागू होने के पहले 17 प्रकार के टैक्स लगते थे, 13 प्रकार के सेस लगाए गए थे। इससे व्यापारियों में खास करके और जनता में भी इस बात की अनिश्चितता रहती थी कि कोई भी राज्य किसी प्रकार के टैक्स लगा सकते हैं और टैक्स लगा करके उसको मनमाने तरीका से वसूल कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स, एक ही चीजों का कई बार टैक्स, और इन सारी चीजों को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 नेशन 1 टैक्स का प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हुआ, उसके बाद विधानसभा में पारित हुआ, और उसके बाद में जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई, इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये जो 4 स्लैब था, इसको हटा करके 2 स्लैब में लाया गया, और जो 12 का जो और 18 का था, उसको 5% में लाने का उस स्लैब में समाहित किया गया। 28% का जो था उसको 18% में लाने का किया गया। इससे आप देखेंगे कि आम जनता को इसका एक बड़ा फायदा मिलेगा, हमारे किसानों को इसका लाभ मिलेगा, हमारे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किसान के पास में हमारे जो ट्रैक्टर के उपकरण है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, पेस्टिसाइड है, उसके साथ में जो जैविक खेती के लिए जो उपयोग में लाने वाले हैं, और बहुत सारी चीजें जो जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। दूसरा आप देखेंगे
कि हमारे जो जीवन बीमा में जो किया गया और जो बीमा के क्षेत्र में जो 12% को जो 0% में जो किया गया है, उसका जो लाभ है वो हमारे जो आम आदमी को मिलेगा। अब मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र में लोग जाकर के कोई भी काम कर सकते हैं। इसके साथ में ये टैक्स के साथ में आम लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, क्रय क्षमता बढ़ेगी और क्रय क्षमता बढ़े के बाद में लोगों का बिजनेस भी बढ़ेगा और उसके साथ में इस देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसको लेकर के इसको लाया गया है। जिले के दादर खुर्द स्थित एक कैफे के किचन में आलू के बीच एक घोड़ा करैत सांप छिपा मिला। कैफे के कर्मचारियों ने जैसे ही सांप को देखा डर के कांप उठे, जिसके बाद तुरंत इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को दिया गया, जिसके बाद जितेंद्र सारथी ने अपने रेस्क्यू टीम के सदस्य राजू बर्मन को रेस्क्यू के लिए भेजा। फिर समय पर पहुंचकर जहरीले करैत सांप का रेस्क्यू किया गया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। जितेंद्र सारथी ने जिलेवासियों से अपील की कि किसी भी प्रकार के सांप को देखकर घबराएं नहीं। उन्होंने कहा कि सांपों को नुकसान पहुंचाना या मारना उचित नहीं है। ऐसे समय में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम से संपर्क करें ताकि इंसान और सांप दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ये घुसा कैसे भाई? दादर से कारवा कैफ़े करके एक जगह है जहाँ से सूचना प्राप्त हुआ कि वहाँ उनके कैफ़े के अंदर पे जो कि किचन है वहाँ आलू के बैग के अंदर पे एक जहरीला सांप दिखाई दिया, जिसकी सूचना उपरांत हमने अपने रेस्क्यू टीम मेंबर को उनको वहाँ के लिए भेजा और देखा कि आलू के अंदर पे एक जहरीला सांप बैठा हुआ था जो कि कॉमन करैत था और इसे स्थानीय भाषा में घोड़ा करैत बोलते हैं, जो कि भारत का बेहद ही जहरीला सांप है। निश्चित तौर पे एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी जिसको समय रहते हुए टाला गया। और जब भी ऐसे आप कभी मार्केट करके आते हैं तो आप हमेशा अपने बैग्स को या अपने किसी सामान को अच्छे से चेक कर लें ताकि कभी कोई सांप अगर हो भी तो कोई अप्रिय घटना न घटे और हमें तत्काल इसकी विषय पर सूचना दें। जिले के हरदी बाजार थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मड़वारानी में पदस्थ सीएएफ का जवान टेकराम बिंजवार ग्राम रलिया निवासी ने अपनी सर्विस राइफल से गोलीबारी कर साली और चाचा ससुर राजेश कुमार को मौत के घाट उतार दिया। अचानक चली गोलियों से इलाके में दहशत फैल गई और बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अभी तक जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से टेकराम बिंजवार ये एक 13 बटालियन का आरक्षक है और रलिया का निवासी है। इसने अपनी सर्विस इंसास राइफल से 2 लोगों के ऊपर गोली चलाई है। इसमें जो 2 मृतकों के नाम हैं, एक महिला जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है और रिश्ते में इनकी साली लगती है, उसकी मृत्यु, तथा दूसरा राजेश कुमार उम्र लगभग 35 वर्ष जो कि चाचा ससुर लगते हैं। इन दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है। इस उक्त आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है और वेपन इससे हटा लिया गया है। पुलिस इसके अंदर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। अभी तक जो हमको जो समझ में आया है प्रारंभिक पूछताछ में, उसमें घरेलू विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है, परंतु अग्रिम विवेचना के बाद ही इसके बारे में कुछ बात बताई जा सकती है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? ये नहीं पता अपने को, मैं यहाँ का नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? पता है आपको? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? मेरे को नहीं आइडिया। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। धन्यवाद।
कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहोगे? नहीं, जैसे हम सब यहाँ पे अच्छे ही है। धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल नहीं मालूम। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है, पता है आपको? कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल, अब यहाँ का मैं रहने वाला तो वैसे भी नहीं हूँ, तो कन्फर्म नहीं बता पाऊँगा। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल पता है आपको? आपको पता है? क्या बोले? कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? नहीं पता। कोई बात नहीं, थैंक यू। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? अरे नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल नहीं मालूम, सॉरी नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अपनी सेहत का ध्यान रखें और अच्छे से रहें। धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल? अरे कोरबा के हम हैं नहीं। अरे है वो कोरबा के, बताओ। अभी अब नए आए हैं, बौद्ध स्थल बताओ ना, जहाँ पे बुद्ध का वो रहता है, भगवान बुद्ध का। समाज कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वाली का मैसेज यही है कि बरसात में थोड़ा से देख के रहें, और जहाँ पानी का भराव हो वहाँ ज़बरदस्ती गाड़ी ना डालें, और लोगों के ऊपर छींटे ना पड़ें, बस यही है। थैंक यू। कोरबा जिले का बौद्ध स्थल कौन सा है? पाली। आप श्योर हैं? हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? ब्रिजेश सिंह। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? हाँ, वो सड़क में गड्ढे है, उसको रिपेयर कराते जल्दी जल्दी तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि कोरबा जिले का बौद्ध स्थल कौन सा है, तो इसका सही जवाब है पाली। आज के हमारे विजेता रहे हैं विजेंद्र, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ,
प्लॉट नंबर 52 ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे कोसाबारी कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।